हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। पहले 6 से 7 लेक्चर में हम गुरुत्वाकर्षण को कंप्लीट करेंगे, सारे छोटे से लेकर बड़े क्वेश्चंस तक कवर करेंगे। पीवाईक्यूज भी कुछ आए हुए होंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एज यूजुअल जो नया चैप्टर होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, हम कवर कर चुके हैं। सॉलिड मैकेनिक्स को ग्रेविटेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने एक लॉ दिया था और उस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी दो बॉडी है ना, इररेस्पेक्टिव टू मास, उसका मास कुछ भी हो, छोटे से छोटे मास की और बड़े से बड़े मास की, तो कोई भी दो बॉडी है तो वो दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है। यानी कि अगर मैं हूं और ये माइक है, अब मेरा मास ज्यादा है, इस माइक का मास कम है, हम दोनों के बीच की डिस्टेंस भी बहुत कम है, तो हम दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है जो कि एक दूसरे की तरफ हमें खींच रहा है ना। हम दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है जो हमें एक दूसरे की तरफ खींच रहा है। और ये जो फोर्स है, इस फोर्स को न्यूटन ने नाम दिया ग्रेविटेशन फोर्स। डेफिनेशन न्यूटन ने क्या दी कि कोई भी बॉडी है ना, वर्ल्ड में, संसार में कोई भी बॉडी इररिस्पेक्टिव टू मास, उसका मास कुछ भी हो, तो उन दोनों के बीच में हमेशा एक फोर्स लगता है जो उन दोनों को अपनी तरफ खींचता है। मतलब एक बॉडी दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रही है जो उसको अपनी तरफ खींच रही है, वहीं दूसरी बॉडी उसके ऊपर, पहली वाली के ऊपर एक फोर्स लगा रही है जो एक दूसरे को खींच रही है। इस फोर्स का पता हमें जब लगता है जब मास बहुत ज्यादा हो जाता है। मास बहुत कम हो तो हमें फोर्स का पता नहीं लगता है। जिस तरह से कोई भी चीज जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाती है और चाहे मैं बॉल को फेंकता हूं तो बॉल नीचे आ जाती है, क्योंकि अर्थ बॉल के कंपैरिजन में उसका मास बहुत ही ज्यादा है, तो उसको पकड़ के खींच लेता है, तो वो ग्रेविटेशन फोर्स है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग कोई भी दो बॉडी, जैसा कि यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है, एक का मास है कैपिटल एम और दूसरे का मास है स्मॉल एम, तो इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है और ये फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव, यानी कि एक बॉडी दूसरे को खींच रही होती है। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, there is always a force between two bodies irrespective to their mass. irrespective to their mass irrespective का मतलब मास की वैल्यू कुछ भी हो, irrespective to their mass and this force is proportional to product of their masses and reciprocal to square of distance between them। उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां पर m1 को अगर मैं बोल दूं, ये अगर m1 है तो m1 को मैंने लिया कैपिटल M, और ये अगर स्मॉल m है तो स्मॉल m2 को जो है मैंने लिया स्मॉल m। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर r है तो दोनों का जो सेपरेशन है वो r है, तो r स्क्वायर हो गया। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटेगा तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहेंगे g, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम कहेंगे ग्रेविटेशन फोर्स। ये जो फोर्स है F, जो फोर्स है F फोर्स, ये कहलाएगा ग्रेविटेशन फोर्स। अभी मैंने इसको नॉर्मल जो है स्केलर फॉर्म में लिखा है। यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, है ना, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैंने वापस से इन दोनों बॉडीज को बना दिया। एक ये हो गई कैपिटल M वाली और एक ये हो गई स्मॉल m वाली, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो r है। मैं इसको नाम देता हूं 2 और इसको नाम दे देता हूं 1। ठीक है, तो 2 से 1 के बीच का जो सेपरेशन होगा उसको मैं लिख रहा हूं r21, और 1 से 2 के बीच का जो सेपरेशन है उसको मैं लिख रहा हूं r12। तो r21 ये वेक्टर है, r21 वेक्टर है,
तो R21 वेक्टर का मतलब क्या हो गया, सेपरेशन बिटवीन 2 to 1। और अगर मैं R12 लिखता हूं तो R12 का मतलब हो गया सेपरेशन बिटवीन 1 and 2। तो अब यहां पर अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो फोर्स जो आएगा, फोर्स क्या आएगा, F12। तो F12 की वैल्यू क्या होगी, माइनस ये हो गया GM स्मॉल m अपॉन R12 स्क्वायर, R12 स्क्वायर का मैग्नीट्यूड लेना है, वो R स्क्वायर ही लिख दो, चाहे कुछ भी लिख दो। तो यहाँ 21 लिख देता हूं मैं, R21 स्क्वायर, और ये हो गया R21। यहां पर F12 जो है, F12 वेक्टर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फोर्स अप्लाइड ऑन 1/2। तो फोर्स अप्लाइड ऑन 1/2। इसके अलग अलग नोटेशन है, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा होता है। कई बार 2/1 लिखा होता है, यानी कि जो 2 पर अप्लाई कर रहा है 1, तो इस तरह से भी लिखा होता है। और अगर मैं F21 लिख दूं, F21, तो F21 का मतलब क्या होगा, फोर्स अप्लाइड ऑन 2 बाय 1। अब यहां पर देखो दो चीजें, यहां लिखा हुआ है F12 और यहां लिखा हुआ है F21। तो F12 का मतलब फोर्स जो 2 पर लग रहा है, कौन 2 लगा रहा है किस पर, 1 पर। और R21 का मतलब है 2 से 1 के बीच की डिस्टेंस। ये माइनस साइन ये शो कर रहा है, कि फोर्स R21 के ऑपोजिट है। R21 क्या है, यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां खत्म हो रही है। और फोर्स जो है 2 लगा रहा है 1 पर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा टुवर्ड्स 2। जो फोर्स लगाएगा वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसका नेचर क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। नेचर में हमेशा अट्रैक्शन में होता है। इसी तरह से यदि मैं वैल्यू लिखता हूं F12 की, 12 लिख लिया, तो इसी तरह से मैं अगर F21 की वैल्यू लिखता हूं, F21, तो F21 क्या बनेगा, माइनस GMM अपॉन ये हो जाएगा R12 स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R12 स्क्वायर, और यहां पर ये R12 वेक्टर। और अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, R वेक्टर अपॉन मॉड R। तो अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस G कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, और ये नीचे बन जाएगा क्यूब, R21 क्यूब, और ये हो जाएगा R21 कैप। सिमिलरली अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं यहां पर, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R12 क्यूब, और ये हो जाएगा R12 कैप। आप चाहें तो इसको M1 M2 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा ही तुम लिखो। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई किसकी, ये बन गई फोर्स की वेक्टर फॉर्म में। ये हमारे पास आ गई वैल्यू किसकी, ग्रेविटेशन फोर्स की। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो फोर्स है वो पोजीशन वेक्टर के ऑपोजिट है। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं, R21 वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस R12 वेक्टर। ये होगा ना भाई, R21 इक्वल्स टू माइनस R12, क्योंकि वेक्टर लॉ यही कहता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं यहां से F12 इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस F21। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे होंगे, ये दोनों हमेशा क्या लग रहे होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट, यानी कि एक्शन रिएक्शन पेयर ये बना रहे होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर ये बना रहे होंगे। यहां पर ये जो कैपिटल G आया है, ये कैपिटल G, इस कैपिटल G को हम नाम देते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम नाम देते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखा है मैंने, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इसकी वैल्यू सबसे पहले किसने फाइंड आउट की, कैसे आई, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, इन चीजों के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, किसके बारे में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट की किसने, कैवेंडिश ने, और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में। और कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, टॉर्जनल बैलेंस का एक्सपेरिमेंट किया। तो वैल्यू ऑफ G फर्स्ट फाइंड आउट बाय कैवेंडिश इन लेबोरेटरी बाय टॉर्जनल बैलेंस एक्सपेरिमेंट। ये आपकी लैब में आपको जरूर देखने को भी मिलता होगा ये एक्सपेरिमेंट। फिर सेकंड नंबर पर इसकी वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ G
वैल्यू ऑफ जी कितनी 6.67 इंटू 10⁻11। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी पावर -2, इसकी यूनिट भी पूछ ली जाती है। ये किस में है? ये एसआई में, इन एसआई और एसआई और एमकेएस। इसके अलावा इसकी एक और वैल्यू लिखी जाती है 6.67 इंटू 10⁻8, ये हो जाता है डाइन में, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम -2, और ये किस में हो जाता है? ये हो जाता है सीजीएस में। तो ये इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आता है, वैल्यू ऑफ जी, और इसकी किसके ऊपर? यूनिट के ऊपर। इसकी यूनिट क्या है और इसकी वैल्यू क्या है, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। फिर एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ लिया जाता है कि इसकी डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन ऑफ जी, हालांकि रटने की जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हैं, फिर भी याद रहे तो बहुत बेहतर है। हम डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन में टाइम खपाने से बच सकते हैं। तो इसकी जो यूनिट है डायमेंशन, वो लिखी जाती है m-1l3 और t-2, ये क्या लिखी जाती है? इसकी डायमेंशन लिखी जाती है। कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो इसके ऊपर पूछे जाते हैं। जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, किस पे नहीं करती, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जी की वैल्यू ना तो बॉडी के साइज पर डिपेंड करती है, ना बॉडी के नेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ जी does not depend on the nature and size of the body, ये बॉडी के नेचर और साइज पर डिपेंड नहीं करती, ठीक। तो ये तो बात होगी किसके बारे में? ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। और उसके बाद हमने बात की जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, उसके लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स पता होने चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ये नेचर में कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है, यानी कि हमेशा जहां पर भी लगेगा, दो बॉडीज के बीच में लग रहा होगा तो वो एक दूसरे को खींच रही होंगी। तो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। और जबकि मैं बात करूं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स की, तो वो अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि ये इसके बीच के किसी भी मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। जबकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, यदि मैं उसको मीडियम में रख देता हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रखता हूं, तो उसकी वैल्यू चेंज होती है, वो घट जाता है उसकी वैल्यू, जबकि ये इंडिपेंडेंट रहता है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द बॉडीज, जबकि अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करता हूं, मैग्नेटिक फोर्स की बात करता हूं, तो वो क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। फिर ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रल फोर्स होता है। इट इज अ सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हुआ? ये हमेशा उस लाइन के अलोंग लगेगा जो लाइन कहां से पास हो रही होगी? इसके सेंटर से पास हो रही होगी। मीन्स इट इज ऑलवेज पासिंग थ्रू या एक्टिंग अलोंग, इट इज ऑलवेज पासिंग थ्रू और एक्टिंग अलोंग द line passing through its center, जो सेंटर से पास हो रही होगी लाइन, उसके थ्रू काम करेगा। चौथा पॉइंट, ये नेचर में कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है? कंजर्वेटिव। इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ? कंजर्वेटिव का मतलब ये हुआ कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी कि यदि इस फोर्स को लेकर एक क्लोज लूप में काम कराया जाए तो उस वर्क की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। मीन्स इफ
इफ वर्क मीन्स वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इन अ क्लोज लूप, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स इन अ क्लोज लूप इज जीरो। ये ध्यान रखना भाई, कंजर्वेटिव वाला ध्यान रखना, सेंट्रल फोर्स वाला ध्यान रखना, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो बताओ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अगर मैं रेशो निकालूं Fe/Fg किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये आता है 10⁻⁻43, 10⁻⁻43 के ऑर्डर में आता है फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स के लिए रेशो निकाला जाए तो ये हमेशा क्या आता है, 10⁻⁻43 ऑर्डर का होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए बात चल रही है। अच्छा, अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स टू सिस्टम फोर्स होता है। टू सिस्टम फोर्स का मतलब यदि दो मास है, उनके बीच में मैं थर्ड मास रख दूं, तीसरा मास रख दूं, तो दो के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू का तीसरे की प्रेजेंस का दो की वैल्यू पे, दो के कारण जो फोर्स आ रहा है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो इट इज टू मास फोर्स i.e. presence of third mass will not affect the force acting between two। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक बॉडी ये है, ये है m1 और ये है m2, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, ये इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, और मान लो ये है 1-2 फोर्स है और F21 फोर्स है, ये फोर्स लग रहा है, और मैं कोई यहाँ पर मास थर्ड ले आया m3, तो m3 का इस फोर्स की सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर प्रिंसिपल लग जाएगा कौन सा, सुपरपोजिशन का। सो वी कैन अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑन इट। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है एल्जेब्रिक समेशन, जितने भी फोर्स लगेंगे उनका सबका एल्जेब्रिक समेशन कर देना है, यानी कि F12 वेक्टर समेशन, F13 और जो भी बनते जाएंगे उन सबका हम एल्जेब्रिक समेशन कर सकते हैं, है ना। एक प्रॉपर्टी हो गई। फिर अगर इनका ऑर्डर लिखा जाए कि बेसिक नेचर में 4 तरह के फोर्स होते हैं, हम ये जानते हैं, मैंने बताया भी। एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक होता है ग्रेविटेशन फोर्स और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाए कि सबसे ज़्यादा जो बांध के रखता है फोर्स, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है वो किस फोर्स की होती है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी किसकी, न्यूक्लियर फोर्स की, न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद आता है कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फिर कौन सा आ जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो सबसे वीक फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स होता है, वीक फोर्स है। तो ये कौन सा फोर्स है, वीक फोर्स है, वीक फोर्स। और ये जिन पार्टिकल्स की वजह से आ रहा है उनको कहते हैं ग्रेविटोन, है ना, उनको क्या कहते हैं, ग्रेविटोन। ये न्यूक्लियर फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स में भी 2 तरह के आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और एक वीक न्यूक्लियर। तो फर्स्ट नंबर पे आता है न्यूक्लियर, दूसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रिक, और अगर वीक न्यूक्लियर को भी काउंट कर रहे हो तो थर्ड नंबर पे आ जाता है वीक न्यूक्लियर, और फोर्थ नंबर पे आ जाता है ग्रेविटेशन फोर्स। एक्शन रिएक्शन पेयर ये बनाते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे बनाया, F12 पे लगा रहा है तो ये उतना ही फोर्स कहां पे लगा देगा, F21 पे लगा। तो ये क्या बनाते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स फॉर्म्स एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया तो इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स it follows Newton's third law of motion।
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि कौन सा लॉ है, एक्शन रिएक्शन पेयर, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये फॉलो करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी ग्रेविटेशन फोर्स की। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी और है, मैं बता दूं यहाँ पर, ये जो दिख रहा है आपको, तो यदि दो मास है, फाइनाइट मास है, उनके बीच की यदि डिस्टेंस अननोन है, यदि उनके बीच की डिस्टेंस अननोन है, तो उस केस में आप फिर फोर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। यदि दो फाइनाइट मास के बीच का आपको ग्रेविटेशन फोर्स जानना है, आपको ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको मालूम होनी चाहिए। उनके बीच का सेपरेशन जब तक आपको मालूम नहीं होगा तब तक आप उसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, देन फिर आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, दो बॉडीज के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स किस पर डिपेंड नहीं करता। तो पहला ऑप्शन है सम ऑफ द मास, दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्ट ऑफ मास, तीसरा है डिस्टेंस बिटवीन द मास। अब देखो, हम फोर्स का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या लिखते हैं, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो m1 m2 तो क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मास, इस पर डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द मासेस क्या हो गया, r हो गया, इस पर डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट g हो गया, इस पर डिपेंड कर रहा है। सम ऑफ द मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो सही आंसर क्या आ गया, वो आ गया सम ऑफ द मासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है मास m इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स xm एंड 1 माइनस x। अब कोई मास है m, इसको डिवाइड कर दिया, इसको दो मास में डिवाइड कर दिया, एक हो गया x और कैपिटल M, और एक हो गया 1 माइनस x और m, ये दो मास हो गए। गिवन सेपरेशन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द टू पीसेस बिकम मैक्सिमम। तो x की हमें वो वैल्यू बतानी है जिससे कि इन दोनों के बीच में लग रहा फोर्स मैक्सिमम हो जाए। इन दोनों के बीच में मान लो कि जो डिस्टेंस आ रही है वो r आ रही है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स बनेगा वो क्या बनेगा, g m1 m2। तो m1 हो गया xm और m2 हो जाएगा कितना, 1 माइनस x और m, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन r है तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। तो यहां से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, g m स्क्वायर, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन r स्क्वायर। अब वेरिएबल कौन है यहाँ पर, x है, तो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा df अपॉन dx। तो ये बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट करो, हटाओ इनको यहाँ से, तो ये बनेगा x का हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी, 1/2, x की वैल्यू कितनी, 1/2। तो x की वैल्यू जब 1/2 होगी तो 1/2 के लिए अपनी कौन सी वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। मैक्सिमम वैल्यू कैसे देगा, यहाँ पर वैल्यू डाल के देख लो। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू डालोगे तो f की जो वैल्यू आएगी, f की जो वैल्यू बनेगी, अगर आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा d2f अपॉन dx2। तो d2f अपॉन dx2 क्या बन गया, ये 1 बन गया, है ना, ये क्या बन गया 1, और 1 हो गया ग्रेटर देन 0। 1 वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 0 आ गई, 1 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ x बराबर 1/2 पर ये कौन सी वैल्यू दे रहा है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 डालोगे तो 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा। तो यहां से ये हमें सही आंसर क्या दे देगा, 1/2 दे देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द मास ऑफ द मून इज अबाउट 1.2% ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ मून जो है वो कितना है, 1.2 ऑफ मास ऑफ अर्थ है, 1.2%, यानी कि 1.2 अपॉन 100। कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स द अर्थ एक्सर्ट ऑन द मून, द ग्रेविटेशन फोर्स द मून एक्सर्ट ऑन द अर्थ। तो ये मान लो मून है और ये है अर्थ, तो ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये उसके ऊपर लगाएगा। तो FME बराबर क्या होगा, FEM। तो इन दोनों फोर्स की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, क्योंकि आप इनका अगर फोर्स की वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगा, G मास ऑफ मून मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड में वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 3 आइडेंटिकल पॉइंट मास ईच ऑफ मास 1 kg लाई ऑन XY प्लेन। तो मैंने XY प्लेन बना दिया, ये XY प्लेन बना दिया, ये x और ये y। यहां पर 3 पॉइंट्स पे रखे हैं, एक रखा है कहां पर, 0,0 पर, एक रखा है 0.0,0.2 मीटर पर, और एक रखा है कहां पर, 0.2 मीटर 0.2 पर, एक रखा है 0.2, पर। यहां रखे 3 फोर्स। तो हमें पूछा है नेट ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द मास ऑन ओरिजिन। तो यहां पर जो है इनका तीनों का मास कितना है, 1 kg है, यहां पर भी कितना है, 1 kg है, और यहां पर भी कितना है, 1 kg। तो इसके ऊपर ये लगाएगा एक और एक ही लगाएगा, तो इसको मैं बोल देता हूं FA
और इसको मैं बोल देता हूं एफ बी। तो नेट फोर्स जो आएगा वो किसका समेशन होगा, किसका वेक्टर सम होगा, एफ ए प्लस एफ बी का। तो एफ ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जी m1 m2। तो m1 m2 दोनों 1 kg के हैं तो ये तो g हो गया। m1 m2 की 1 × 1 वैल्यू हो गई अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी लिखोगे, देखो 0 0 ये है, 0 0.2 ये है, ये कितना है 0 0.2, ये मैंने उल्टे लिख दिए, ये मैंने उल्टे लिख दिए। तो ये 0.2 और इसको लिखो आप 0.2, इसको लिखो आप 0 और 0.2 और इसको आप लिखो 0.2 और 0। तो यहां पर जो x डायरेक्शन में डिस्टेंस है वो कितनी जा रही है 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर। और डायरेक्शन कौन सी आएगी, डायरेक्शन आएगी आई कैप, आई कैप आ जाएगा ना, डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, आई कैप आ जाएगी। फिर इसके लिए y के लिए, तो y के लिए क्या बनेगा, y के लिए बनेगा g, ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा j कैप। तो यहां से g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 अपॉन 0.2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 0.04, और यहां से कितना हो जाएगा i प्लस जे, आई प्लस जे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.6, ये 2 0 ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 9, तो ये बनेगा 1.67 इंटू 10⁻9 और ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। तो यहां से आंसर निकालोगे तो कौन सा आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप वाला, तो ये आई होना चाहिए, तो आंसर आएगा ई। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m, 2m, 3m, 4m। तो ये m का हो गया, 2m का हो गया, 3m का हो गया, 4m का हो गया। kept in sequence at the corner of a square of side A, the magnitude of gravitational force acting on a particle of mass m placed at the center of the square। स्क्वायर के सेंटर पर जो मास रखा है उसके ऊपर नेट फोर्स जो आएगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये जो डिस्टेंस होगी, पूरी डिस्टेंस जो डायगोनल होगा, डायगोनल, तो डायगोनल जो होगा, अगर साइड ए है, अगर साइड ए है तो डायगोनल कितना आएगा, डायगोनल आएगा a√2। तो ए से पी तक की डिस्टेंस होगी, तो ए पी बराबर होगा किसके, पी सी बराबर होगा किसके, पी बी और बराबर होगा किसके, पी डी। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, a√2/2, तो ये आएगी a/√2। क्या वैल्यू आएगी, a/√2, और इसको मैं लिख देता हूं x। तो मैग्नीट्यूड में फोर्स इनके सभी के बराबर रहेंगे, सबके फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर बना लूं डायग्राम। तो मैग्नीट्यूड में एक का ही निकाल देता हूं, मैग्नीट्यूड सबका सेम आएगा, डायरेक्शन सबकी अलग अलग रहेगी। तो फोर्स किस पर निकालना है हमें, फोर्स निकालना है जो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर विल बी। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, तो ये वाला जो फोर्स है ए जो लगाएगा, यहां पर ए बैठा है तो ए अपनी तरफ खींचेगा इसको, तो ये लग गया एफ ए। इसी तरह से बी अपनी तरफ खींचेगा तो ये लग गया एफ बी। इसी तरह से सी अपनी तरफ खींचेगा तो ये हो जाएगा एफ सी। ये कॉर्नर पे, इसको डायग्राम को सही बना देता हूं मैं, गलत कहीं कंसिडर कर लो, तो ये एफ सी हो जाएगा। और इसी तरह से ये जो है ये हो जाएगा एफ डी। और ये जितने भी फोर्स हैं अगर इनके बीच का एंगल देखते हो तो ये एंगल 90 डिग्री के होंगे पूरे पूरे, तो ये 45 डिग्री पे बटा हुआ होगा। ये जितने भी फोर्स हैं ये इस लाइन के साथ एंगल बना रहे होंगे, कितना 45 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। ठीक है, कितने का, 45 का। ये मैं क्यों बना रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। तो मैं पहले मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, तो मैग्नीट्यूड सबका सेम रहेगा, नहीं सबका अलग अलग होगा क्योंकि मास की वैल्यू अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं एफ ए का लिख लेता हूं, तो एफ ए क्या बनेगा, जी एम स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस मान ली। इसी तरह से मैं एफ बी निकाल लेता हूं, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2gm स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली एफ सी की वैल्यू आ जाएगी 3gm 3 में, और एफ डी की वैल्यू आ जाएगी f4f। तो इसको एफ सी को मैं क्या लिख देता हूं 3f, और एफ डी को मैं क्या लिख देता हूं 4f, है ना भाई। एफ ए लिख लो, 4fa, और ये भी कितना हो जाएगा, fa हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसके कंपोनेंट करूंगा, जितने भी फोर्स आए हैं ये कंपोनेंट में कर देता हूं। कंपोनेंट करेंगे तो उससे फिर हमें नेट फोर्स निकालने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमारे पास फोर्स है और यहां पर लग रहा है एफ सी, यहां पर लग रहा है एफ बी, यहां पर लग रहा है एफ ए, और यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एफ डी। तो ये एंगल है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। तो एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, एफ सी,
एफ सी की वैल्यू कितनी है 3f है, तो एफ सी कॉस 45 डिग्री, और ये कितना बनेगा एफ बी कॉस 45 डिग्री। इसी तरह से ये जो फोर्स आएंगे ये आएंगे एफ ए कॉस 45 डिग्री, और ये आएगा एफ डी कॉस 45 डिग्री। इसी तरह से ये जो फोर्स आएंगे ये क्या आएंगे, ये आएंगे एफ डी साइन 45 डिग्री, और ये जो आएंगे एफ सी साइन 45 डिग्री। इसी तरह से यहां पर दो कंपोनेंट जाएंगे, तो ये जाएगा कितना एफ ए साइन 45 डिग्री, और ये आएगा कितना एफ बी साइन 45 डिग्री, ये जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जो हो जाएगा एफ एक्स, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान लूँ, इसको मैं पॉजिटिव मान लूँ, तो इसके अपोजिट नेगेटिव हो जाएगा, और अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूँ या इसको नेगेटिव मान लेता हूँ तो ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ सी जो है वो कितना हो जाएगा 3fa, और एफ बी कितना हो जाएगा 2fb, तो ये हो जाएगा 3fa cos 45 प्लस 2fa cos 45, ये हो जाएगा माइनस 4fa, क्योंकि एफ डी 4f है तो 4fa cos 45 और माइनस fa cos 45। तो हॉरिजेंटल में सब कुछ जीरो हो गया, 3 2 5 4 5, ये जीरो हो गया। तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना हो गया, जीरो हो गया, ये खत्म। फिर निकाल लो समेशन ऑफ एफ वाई, तो एफ वाई निकालोगे तो ऊपर कितना जा रहा है एफ डी और एफ सी, तो एफ डी कितना है 4 और एफ सी कितना है 3, तो 4 और 3 7 हो गया, तो 7 एफ ए साइन 45 डिग्री में से माइनस कर दो, एफ ए कितना है एफ ए है, एफ बी कितना है 2, तो 2 और 1 3, तो 3 एफ ए साइन 45 आपने माइनस कर दिया। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स बच गया वो कितना बच गया, वो बच गया 4 एफ ए साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/√2, तो ये हो जाएगा 2√2 और एफ ए 2√2 एफ ए, ये वैल्यू आ जाएगी। अब जो नेट फोर्स है वो केवल वाई डायरेक्शन में रह गया, तो यही नेट फोर्स कहलाएगा हमारा। तो नेट फोर्स जो है वो यही हो गया, तो 2√2 भाई 1/√2 आएगा ना, तो 4 को लिख सकते हो 2 × 2, तो एक 2 को लिख दोगे √2 × √2, तो ये हो जाएगा 2√2। एफ ए की वैल्यू कितनी है, ये है जी एम स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू कितनी थी a/√2, तो इसकी वैल्यू भी यहां डाल दो, तो ये हो जाएगा 2√2 जी एम स्क्वायर, और a/√2 का स्क्वायर करना है, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√2 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर जो आपके पास बनेगा वो बनेगा 4√2 जी एम स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम ये जानते हैं कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगता है तो उसकी वजह से वो किस में आ जाती है, एक्सेलरेशन में आ जाती है। तो अर्थ जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटी। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, exerted by the earth on a body is called gravitational pull और ग्रेविटी। मतलब मान लो यहां पर कोई बॉडी है, इसको यहां पर भी मत मानो, इसको यहां पर मान लो, यहां पर, तो यहां पर कोई बॉडी है और ये रेडियस के बराबर डिस्टेंस है, अर्थ की रेडियस के बराबर ये डिस्टेंस है। तो इस बॉडी के ऊपर अर्थ जो फोर्स लगा रही है, फोर्स कहां से लगेगा, उसके सेंटर से, तो जो फोर्स लगा रही है उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटी। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो उस फोर्स की वजह से वो किस में आ जाती है, एक्सेलरेशन में आ जाती है। तो सबसे पहले तो ये जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल पुल, इसको हम लिखेंगे जी, कैपिटल एम मास हो गया अर्थ का, और स्मॉल m जो है ये मास हो गया किसका, बॉडी का। तो यहां मास स्मॉल m और ये मास e m e लिख देता हूं इसको me, तो इसको लिख दिया मैंने me, और ये हो गया स्मॉल m। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर हो गई, तो r² हो गया, इसको लिख दिया मैंने 1। फिर मैं कह रहा हूं कि किसी बॉडी पर कभी फोर्स लगेगा तो उसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन आएगा तो ये m हो गया, और ये एक्सेलरेशन को नाम दे दिया मैंने a, तो ये हो गया सेकंड। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो यहां से बन गया GMEM अपॉन r², और ये हो गया MA, तो ये m से m कट गया। अब ये जो a आया ये a,
इसको हम नाम देते हैं जी। इस जी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इस जी को हम क्या नाम देते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये जी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और जो आर है वो रेडियस है किसकी? प्लैनेट की। यहाँ अर्थ के लिए बात हो रही है तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? प्लैनेट के जो मास पर डिपेंड कर रहा है या प्लैनेट की रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मास जो होता है, मास एम क्या है? मास है। तो मास को आप और कैसे लिख सकते हो? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम, अर्थ स्फेरिकल है तो स्फेरिकल है तो उसका जो हम मानते हैं स्फेरिकल है, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी कितनी होगी? रो। तो यहां से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं जी अपॉन आर स्क्वायर, और एम की जगह लिख दिया हमने 4/3 पाई आर क्यूब रो। तो यहां से आर स्क्वायर खत्म हो गया। जी की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। जी की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3 पाई आर जी रो। तो ये क्या आ गया? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है? देखो यहां से देखो तो ये मास पर डिपेंड कर रहा है। किसके मास पर? प्लैनेट। मास ऑफ प्लैनेट और मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ प्लैनेट और मास ऑफ अर्थ। अगर मैं अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं तो आर जो हो गई वो क्या हो गई? रेडियस ऑफ प्लैनेट। रेडियस ऑफ प्लैनेट। यहां पर जो रो है, रो क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू डिपेंड कर रही है मास पर, रेडियस पर और डेंसिटी पर। ठीक है, मास पर, रेडियस पर और डेंसिटी। किसका मास, रेडियस, डेंसिटी? प्लैनेट का। बॉडी का क्या मास है? बॉडी की क्या डेंसिटी है ना? बॉडी की क्या रेडियस, साइज है? उससे कोई इसको लेना देना नहीं है। तो इट इज क्लियर दैट small g depends on mass, radius and density of planet. It is independent of mass, density, size of the body. ठीक है, बॉडी जिसके ऊपर ये लग रहा है उसके साइज से, उसके मास से, उसकी डेंसिटी से इसको कोई लेना देना नहीं। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितना ज्यादा m/r² का रेशो होगा, उतनी ज्यादा वैल्यू होगी किसकी? जी की। ठीक है, रो की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। m/r² की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा किसकी वैल्यू होगी? जी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। इसकी जो यूनिट है वो वही यूनिट होती है जो इसकी किसकी यूनिट होती है? एक्सेलरेशन की, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट भी एक्सेलरेशन की यूनिट के बराबर होती है। इसकी जो एवरेज वैल्यू ली जाती है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ जी, इज टेकन एज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया एसआई में और एमकेएस में। और 981 या 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया सीजीएस में। और अगर मेरे को फिट में चाहिए, तो फिट में कितना लिखते हैं? 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी एवरेज वैल्यू ली जाती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट मीन सी लेवल। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो जी की वैल्यू है वो डिपेंड करती है अलग अलग फैक्टर्स पे, जैसे कि डेप्थ के साथ इसकी वैल्यू वेरी करती है, अर्थ के रोटेशन से इसकी वैल्यू को इफेक्ट होता है, उसके साथ हाइट पे ऊपर जाते हैं तो इसकी वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही हम इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।